देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने एक शख्स आकर के सेम टू सेम हूबहू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो हैं नकली हस्ताक्षर कर देता है। और राष्ट्रपति महोदय जो थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि यानी मेरे हस्ताक्षर इस इंसान ने कैसे कर दिए। तो वो इंसान ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि यानी भारत पर जो भी विदेशी कर्जा है उस पूरे कर्जे को यानी मैं वापस कर सकता हूँ और विदेशों को भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि नहीं, आप में प्रतिभा बहुत है, लेकिन आप ऐसे इस प्रतिभा का इस्तेमाल मत करना, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय को क्या पता था कि यही इंसान आगे चल करके उसी हस्ताक्षर से राष्ट्रपति भवन को भी बेच देगा। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आज यानी आपको एक कहानी बता रहा हूं उस मिस्टर नटवर लाल की, जो देश का यानी जिसने 3 बार लाल किले को बेच दिया था और 2 बार राष्ट्रपति भवन को बेच चुका था, संसद उसने बेच दी थी और ताजमहल भी उसने बेच दिया था। तो दोस्तों, अब मिस्टर नटवर लाल क्यों? मिस्टर नटवर लाल इसलिए कि नटवर लाल बोलना इसके गांव वालों को पसंद नहीं है कि हमारे गांव का लड़का इतना होशियार है और आप सीधा नटवर लाल कैसे बोल सकते हैं। मिस्टर लगाइए आप इसके नाम के आगे। तो दोस्तों, 1912 में एक यानी बागरा गांव है, जीरादेई यानी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो यानी बिहार के सिवान जिले में ये गांव है, वहाँ पर एक यानी मिथिलेश श्रीवास्तव जन्म लेते हैं। वकालत की पढ़ाई करता है वो इंसान, बड़ा वकील बनना चाहता है। लेकिन एक दिन उसी का पड़ोसी था कोई, उसने कहा कि आप एक काम करिए मिथिलेश, आप जो है मेरे 4,000 रुपये बैंक से निकलवा के ला दीजिए। बैंक ड्राफ्ट वो उनको दे देता है मिथिलेश को। अब मिथिलेश क्या है, पड़ोसी होने के नाते बैंक चला जाता है और वहाँ से 4,000 रुपये जो वो निकाल के लाता है तो वो देखता है उस ड्राफ्ट पे जो साइन है ना, वो ट्राई करता है कि यार ऐसे साइन मैं कर सकता हूँ क्या, और वो सक्सेस हो जाता है, वो साइन कर लेता है ऐसे। अब वो 4,000 रुपये ला करके वापस यानी उसको दे देता है अपने पड़ोसी को कि मैं आपके पैसे निकलवा के ले आया। लेकिन 2-3 दिन बाद वो ऐसे ही बिना यानी पड़ोसी को बताए वापस बैंक चला जाता है और वहाँ से एक ड्राफ्ट भर लेता है और उस पर उसी पड़ोसी के साइन कर देता है और बैंक से यानी 10,000 रुपये निकाल लेता है। अब जब पड़ोसी दूसरे तीसरे दिन बैंक जाता है तो उसको पता चलता है कि अरे यार, ये क्या हुआ, मेरे खाते से 10,000 रुपये कहाँ गए। तो वो मैनेजर को शिकायत करता है। मैनेजर कहता है ये देखिए साहब, आपके साइन किए हुए हैं, वही लड़का है जो आपने यानी 4,000 रुपये निकलवाने के लिए भेजा था। तब यानी उसके कहानी समझ में आती है और वो जा कर के यानी मिथिलेश श्रीवास्तव, जिनका नाम आगे चल कर के नटवर लाल हो जाता है, उसके पिताजी को बोलता है। तो पिताजी उसकी पिटाई करते हैं कि तूने ऐसा क्या किया था। तब वो कहता है कि मैंने इन्हीं के साइन से यानी बैंक से पैसे निकाल लिए थे। अब पिताजी की पिटाई से परेशान होकर गुस्से में यानी वही इंसान जो है कोलकाता पहुंच जाता है एक सेठ के यहाँ पे। अब सेठ के वहाँ पर पहुंचकर वो काम भी लग जाता है, लेकिन काम करते करते वो यानी उच्च लेवल पे पढ़ाई करना चाहता है। तो सेठ क्या करता है कि जब एक दिन यही नटवर लाल जो है सेठ को बोलता है कि मुझे पढ़ाई के लिए यानी फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, तो वो सेठ मना कर देता है कि मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। तो मिस्टर नटवर लाल क्या करते हैं, रुई खरीदने के बहाने सेठ से 4.5 लाख रुपए की यानी हेरा फेरी कर लेते हैं। अब जब वो 4.5 लाख रुपए की हेरा फेरी कोलकाता से कर करके उन्होंने अब अपना मन बना लिया था मिस्टर नटवर लाल ने कि अब मुझे ऐसे ही काम करने हैं, मुझे कोई अच्छा काम नहीं करना है, क्योंकि भेष बदलना उसको आता था। अब भेष बदल लेता और हूबहू साइन ठोक देता था, चाहे वो किसी का भी, जो आदमी इंसान राष्ट्रपति के साइन कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे नटवर लाल ऐसी गुस्ताखियां करने लगा, ऐसी यानी शातिर दिमाग उसने चलाने लगा
और वो करते करते यानी उसने ना तो अनिल अंबानी यानी सॉरी अंबानी को छोड़ा, ना उस समय टाटा को छोड़ा, ना बिरला को छोड़ा, यानी सभी लोगों को उसने यानी फर्जी तरीके से उनके साइन कर करके और खूब लूटा। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि वो उस समय की बात है जब वो प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी, और नारायण दत्त तिवारी जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। अब दोस्तों, जब नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे तो वो उनका पर्सनल पीएस बन करके एक घड़ी की दुकान पे चला जाता है जहाँ पे महंगी महंगी घड़ियाँ थी। संसद भवन के पास में ही यानी मार्केट थी, मार्केट में वो चला जाता है। तो वहाँ जाकर के वो ये बोलता है कि देखिए मुझे 93 घड़ी चाहिए। वो अपना परिचय देता है कि मैं नारायण दत्त तिवारी जो वित्त मंत्री थे उनका यानी पीएस हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अब वो घड़ी लेने के लिए वो दुकानदार को कुछ यानी थोड़ा बहुत शक होता है, तो भी वो ये सोचता है, उसके मन में यह हो जाती है कि यार इतनी महंगी घड़ी खरीद रहा है तो जरूर ये उसको चाहिए होगी। तो वो कहता है ठीक है, वो घड़ी बता देता है कि ये घड़ियाँ चाहिए, 93 घड़ी जो है आप पैक कर देना है, मैं कल या परसों जो भी उसने समय दिया था मैं आऊँगा और ये घड़ियाँ लेके जाऊँगा। तो वो दूसरे या तीसरे दिन वहाँ पे पहुँच जाता है घड़ी लेने के लिए। तो घड़ी लेने से पहले दुकानदार यानी उससे जब पैसे मांगता है तो वो कहता है कि आप अपने एक आदमी को मेरे साथ भेजिए और मैं इनको बैंक ड्राफ्ट जो है वो दे दूंगा। और बैंक ड्राफ्ट देने के लिए भी वो उस आदमी को जो उस यानी घड़ी वाला दुकानदार था उसके आदमी को कहाँ लेकर के जाता है, नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पर यानी बड़े बड़े मंत्रियों के जो हैं कार्यालय हैं। नॉर्थ ब्लॉक हमारे भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं सबके कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक में है। अब वहाँ ले जा कर के वो यानी 32,829 रुपये का ड्राफ्ट दे देता है उसको, 2 दिन बाद का साइन कर देता है वहाँ पे जो भी यानी अफसर था उसका। अब 2 दिन बाद में यानी वहाँ से वो घड़ी तो उसी दिन लेके आ जाता है, लेकिन 2 दिन बाद में जब वो दुकानदार वहाँ पे यानी बैंक में पैसे निकलवाने के लिए जाता है तब बैंक वाले कहते हैं कि साहब यह ड्राफ्ट तो जो है वो नकली है। और दुकानदार के होश उड़ जाते हैं कि साहब ये क्या हुआ, यह ड्राफ्ट इतना नकली। तो उसको समझ में आता है कि यानी आप नटवर लाल के शिकंजे में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा करते करते वही इंसान जो है ताजमहल को बेच देता है। एक दिन फर्जी साइन करके राष्ट्रपति यानी भवन भी उसने बेच दिया, संसद को बेच देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद बेच रहा है उस समय यानी संसद का सत्र चल रहा है, संसद सत्र जो है वो चालू है, सांसद अंदर बैठे थे और मिस्टर नटवर लाल ने संसद को बेच दिया था, लाल किले को उसने बेच दिया था। और यह इसकी बेचने की स्टाइल भी देखिए, क्योंकि उस समय ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। और यह जो भी स्टाम्प वगैरह सब इतने एकदम एक्यूरेट विदेशी यानी जो भी हमेशा बड़े बड़े विदेशी मछलियों को जाल में फंसाता था। और कुछ ऐसी मछलियां जो होती थी जो यानी थोड़ी कम माइंड बुद्धि की होती थी वो इसके जाल में फंस जाती थी। और वह डॉक्यूमेंट दिखाता था एकदम असली। एकदम असली कैसे होते थे कि स्टाम्प पेपर वगैरह जितने भी थे सब ओरिजिनल लेके आता था, सब पे साइन मुहर सब यानी साइन करने इसको आते थे सबके। तो सब वो एकदम ओरिजिनल यानी वो बना देता था कि हाँ ठीक है। और अगले को भी यह हो जाता था कि हो सकता है ये ऐसी कोई स्कीम आई हो, बेच रहे हो, तो वह ऐसे जाल में फंसा लेता था। और अब इसका एक मैं आपको यानी किस्सा ऐसा सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, यह 9 बार गिरफ्तार हुआ था। कितनी बार? 9 बार। और एक भी मुकदमे में इसके खिलाफ 150 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी और 9 मुकदमों में इसके खिलाफ फैसले आ गए थे, जिसमें इसको टोटल 113 साल की जेल 9 मुकदमों में नटवर लाल को हो चुकी थी। देश के 8 राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे थे। एक बार जज साहब ने इससे पूछा कि नटवर लाल आप यानी लोगों को मूर्ख कैसे बना देते हो? तो उसने कहा जज साहब ऐसे तो मैं बताऊंगा नहीं, आप एक काम करिए, आप मुझे 1 रुपये का सिक्का दीजिए, 1 रुपया दीजिए पहले। तो जज जो है अपनी जेब से निकाल करके 1 रुपये का सिक्का नटवर लाल को दे देते हैं। अब नटवर लाल यह कहता है कि जज साहब अब आपने मुझे 1 रुपये का सिक्का मैंने मांगा है, आपने दे दिया, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी की? तो जज बोले नहीं, कोई गद्दारी नहीं की। बोले कि मैंने ऐसे ही किया है,
किसी के साथ में यानी गद्दारी नहीं की। मैंने मांगा, अगले ने पैसे दे दिए। अब मैंने मांगा किस तरीके से, जैसे अभी आपसे मांगा वैसे मैंने उससे मांगा। अब मुझे यानी अगले को सोचना चाहिए कि वो किसको दे रहा है, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है। अब जज भी यानी उसकी बात से थोड़ा थोड़ा सहमत लग रहे थे कि भी हाँ, सबसे ज़्यादा तो उसको सोचना चाहिए। अब इसका एक किस्सा आता है लखनऊ जेल का, और बहुत ही रोचक किस्सा है, क्योंकि नटवरलाल की जो पत्नी थी ना, वो बार बार चिट्ठी लिख रही थी, क्योंकि उस समय जेल में कोई भी यानी मोबाइल यानी फ़ोन वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी। तो 7-8 चिट्ठी आ चुकी थी जेलर के पास। तो उस समय क्या होता था, ये एक नियम बना हुआ था कि जो भी चिट्ठी जो किसी कैदी के परिवार से आती थी, तो जेलर और वहाँ का जो स्टाफ था पहले उस चिट्ठी को पढ़ता था खुद, भी कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हो जो नियमों के खिलाफ हो या कोई भड़काने वाली हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो। तो इसलिए वो चिट्ठी को पहले खुद पढ़ते थे जेलर और वहाँ का जो स्टाफ था। तो 7-8 चिट्ठी आ चुकी थी। तो जेलर भी समझ चुका था। जेलर बोला कि एक दिन आया, उसकी बैरक में आता है और कहता है कि नटवरलाल, आपकी पत्नी ने 7-8 चिट्ठियाँ आपको लिख दी हैं, वो थोड़ी परेशानी में होगी, तो आप उसकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते। तो बोले साहब चलो अब आपने बोल दिया है तो मैं जवाब दे देता हूँ, वो परेशानी में है तो चलो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो नटवरलाल जो है वो यानी एक पत्र लिखता है अपनी पत्नी के नाम, और उसमें लिखता क्या है, उसमें यह लिखता है कि मुझे पता चला कि आप जो है वो बहुत परेशान हैं। अभी आपकी चिट्ठी देखकर पता चला कि आपके पास ज़मीन बुआई के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो खाने के दाने नहीं होंगे घर पे। भाई खेती नहीं हो पा रही, ज़मीन बुहाने के लिए यानी बिजाई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अनाज कैसे यानी घर पे आएगा। तो नटवरलाल उसमें एक बात लिख देता है कि देखिए मैंने कुछ गहने जो लूटे हुए थे किसी से, और कुछ पैसे जो हैं वो ज़मीन के एक कोने में मैंने दबाए हुए हैं, तो आप वहाँ जा कर के खोद करके वो निकाल लेना, ताकि परिवार का जो है वो गुजर बसर हो जाएगा। अब जैसे ही जेलर वो चिट्ठी पढ़ता है, क्योंकि जाने वाली चिट्ठी भी जेलर पढ़ता था, अब जैसे ही जेलर वो चिट्ठी पढ़ता है खुद, तो वो क्या है वहाँ की लोकल पुलिस को संपर्क करता है कि ऐसा ऐसा चिट्ठी में इसने लिखा है कि इसने जो लूट का जो माल है वो इसके खेत में छिपाया हुआ है। अब वहाँ की जो लोकल पुलिस और प्रशासन मिल करके उसकी पूरी खेत को जो है वो यानी जोत देते हैं, जगह जगह पूरे खेत में खुदाई करते हैं, लेकिन कहीं पर भी यानी उनको कुछ भी नहीं मिलता। उसके थोड़े दिनों बाद में यानी नटवरलाल एक दूसरी चिट्ठी लिख देता है। जब उसको पता चलता है कि उसका खेत जो है पूरा जोत दिया गया है, उसके बाद में नटवरलाल अपनी पत्नी को दूसरी चिट्ठी लिखता है, और चिट्ठी लिख करके उसमें यह कहता है कि देखिए अब आपका काम हो चुका है, यानी पूरा खेत जो है अब आप उसमें सिर्फ बीज छिड़क सकती हैं, क्योंकि खेत की यानी जुताई जो करनी थी वो तो पुलिस ने कर दी है। अब आप सिर्फ उसमें बीज छिड़क दीजिए और जल्द यानी अच्छी फसल होगी, बारिश हो रही है। और जब जेलर वो चिट्ठी पढ़ता है तो यानी नटवरलाल के दिमाग की दाद देता है कि वाह क्या दिमाग लड़ाया उसने, पुलिस वालों को से खेत जुतवा दिया इसने। तो दोस्तों ऐसा था नटवरलाल। उसके बाद में लास्ट बार जब वो है नटवरलाल को यानी कोई पैसी थी उसकी, दिल्ली में वो बीमार पड़ा था और पुलिस वाले उसको अस्पताल लेके जा रहे थे, एम्स में यानी लखनऊ जेल से एम्स लेके जा रहे थे उसको। तो लास्ट बार 1996 में लखनऊ जो है, लखनऊ से दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है नटवरलाल जो यानी व्हील चेयर पे बैठा था, 2-3 हफ्ते हो गए थे वो यानी खड़ा होने की पोजीशन में नहीं था नटवरलाल। तो जैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो 4 पुलिस वाले उसके साथ थे। तो सुबह का समय था, तो 3 पुलिस वाले जो हैं यानी फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए थे, और एक पुलिस वाले को उसके पास में छोड़ दिया था। भाई उठ तो ये सकता नहीं है, पुलिस वालों को पता था, तो ये एक पुलिसकर्मी है, यह ध्यान रखेगा इसका। अब व्हील चेयर पे जो इंसान यानी कई दिनों से जब है तो वो उठ के भागेगा कहाँ पे। तो अब वो उस पुलिस वाले को क्या कहते हैं, जब वो 3 चले जाते हैं तो उस पुलिस वाले को कहते हैं कि भैया आप थोड़ी मुझे चाय पिला दीजिए।
तो चाय वाला थोड़ा सा दूर था ठेला रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे ही वो चाय लेने के लिए जाता है तो वापस चाय लेकर के आता है तो देखता है कि मिस्टर नटवर लाल वहाँ नहीं थे। और पुलिस वाले अचरज में पड़ जाते हैं कि यार इतने दिन से जो इंसान व्हील चेयर पे चल रहा है यानी बैठा बैठा है, वो अचानक कैसे भाग गया, कहाँ गया। तो दोस्तों यह कहानी थी मिस्टर नटवरलाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी बात, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।